चुनाव 2022 को लेकर के फैसला लिया गया है। अब हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं विनय। तो विनय, मेरा पहला सवाल, कितना असरदार रहा ये त्रिवेंद्र सरकार का बजट, आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा? जी। 57,000 करोड़ का ये बजट आज पेश किया गया है जी। रोजगार सृजन की सबसे बड़ी चुनौती उत्तराखंड सरकार के सामने होगी जी। क्योंकि कोरोना का ये काल भी है, तो चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत करना भी एक सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रहेगा। तमाम क्योंकि अभी वाटर स्पोर्ट्स भी जगह जगह सरकार खोलने की तैयारी कर रही है। नयार में रोजगार सृजन करने के लिए एक वाटर स्पोर्ट्स का पूरा एक कैंपेनिंग वहाँ पे तैयार की गई थी। टिहरी झील को भी डेवलप किया जा रहा है। तो तमाम अब क्योंकि ये जो बजट था वो लोक निभावन बजट भी है, क्योंकि 2022 में चुनाव भी आने वाले हैं, नजदीक चुनाव हैं, तो जनता का ध्यान इस बजट की तरफ रहे और इस बजट से कहीं ना कहीं भाजपा को बेनिफिट हो, इस पे भी इस बजट में देखने को हम लोगों को मिला है। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक शास्त्र के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं MM सेमवाल जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं। सर, इस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो बजट है जो कि गैरसैंण में रखा गया है, और मैं समझता हूँ कि 57,400 करोड़ का जो ये बजट और इसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था तो एक सपना था कि गैरसैंण राजधानी होगी, लेकिन आज जो गैरसैंण से जिस तरह से 57,400 करोड़ का जो बजट रखा गया, के लिए 67 करोड़ 94 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सौंग पेयजल योजना में आय व्यय के लिए 150 करोड़ रुपए। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेश किया है 57 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट। गन्ना मूल्य में भुगतान के लिए 245 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। करेत्तर राजस्व में भी करोड़ों का प्रावधान किया गया है। स्वरोजगार सृजित करने के अधिक प्रयास किए जाएंगे। क्या क्या है बजट की खास बड़ी बातें, हम आपको लगातार बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। सामने स्क्रीन पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 67 करोड़ 94 लाख रुपए, विकास योजना के अंतर्गत 57 करोड़ 56 लाख रुपए का प्रावधान। जल जीवन मिशन के लिए, जी विनय, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, कुछ तकनीकी वजहों से जो है संपर्क टूट गया था। जी विनय, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। आम लोगों के लिए जो है बजट में क्या क्या खास बातें रही? जी। गौरव, रोजगार सृजन सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी, क्योंकि कोरोना का ये दौर है, तमाम प्रवासी उत्तराखंड लौट के आए हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती रोजगार को लेके होगी। साथ में एक बड़ा तबका उत्तराखंड में युवाओं का है जो रोजगार की आस में आज भी सरकार की तरफ आंख लगाए हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर MM सेमवाल जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के समय से लेके आज उत्तराखंड का बजट प्रस्तुत हुआ है, इस बजट उन तमाम बजटों को देख रहे हैं। सर किस तरह से देख रहे हैं आज का जो बजट था? आज का जो बजट है जो कि गैरसैंण से रावत सरकार ने रखा है, और 57,400 करोड़ का ये बजट रखा गया है। हमें याद है कि जब हम उत्तराखंड आंदोलन
कर रहे थे पृथक राज्य का निर्माण के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उस समय गैरसैंण राजधानी के बारे में एक कल्पना थी, एक सोच थी, एक सपना था। आज वहाँ से जिस तरह से बजट लाइव दिखाई दे रहा है और हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया है। तो मुझे याद है कि 1993-94 में जो जब आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जो बजट हम देखते थे कि उत्तर प्रदेश में जो पर्वतीय हिस्सा था, जिसको हम आज उत्तराखंड कह रहे हैं, यहाँ से जो राजस्व जाता था, जिसमें कि 1252 करोड़ रुपया जल विद्युत परियोजनाओं से जाता था, 5.75 करोड़ रुपया हमारा पर्यटन से जाता था, 289 करोड़ रुपया हमारा केवल और केवल राजस्व से जाता था, और 183 करोड़ रुपया हमारा फल सब्जी से जाता था, वन संपदा से लगभग 80 करोड़ जाता था। टोटल 1977.75 करोड़, लगभग आप ये मान के चलिए कि 2000 करोड़ का जो राजस्व था, वो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश को जाता था। तो हमने कहा था कि हमारा जब राज्य का निर्माण होगा तो हम सस्टेन करेंगे, और इसकी एवज में हमको 455 करोड़ रुपया हमारी हिस्सेदारी आती थी, जिसमें कि 255 करोड़ उत्तर प्रदेश देता था और 200 करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा इस पर्वतीय हिस्से को दिया जाता था, जबकि हमारे यहाँ से लगभग 2000 करोड़ रुपया हम टैक्स देते थे, राजस्व जाता था। आज हमारा जो 455 करोड़ से आज हम 57,400 करोड़ पे हमारा बजट पहुंच गया है। और इस बजट में जो खास बातें हैं, जिसमें कि मेडिकल की बात की, जैसे आपने कोरोना की बात कहा, तो इसमें जो 3000 से ऊपर का जो मेडिकल के लिए रखा गया, उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सुविधाएं, खास करके जो हेल्थ गवर्नेंस है उस पर जोर देने की आवश्यकता है। और इसके लिए जो बजट रखा गया, या हम शिक्षा में देख रहे हैं कि 9450 करोड़ का बजट रखा गया है, ये भी अच्छा है, एक संतुलित बजट है। शिक्षा है, पर्यटन है, और किसानों के लिए, जैसे इसमें किसानों की आय दोगुनी करने का प्रावधान 2022 तक रखा गया है। मेरा ये मानना है कि जब उस समय भी हमने राज्य के निर्माण की बात की थी, तो उस समय भी हमने कहा था कि हम एक हर्बल स्टेट बनाएंगे। तो आज हम हर्बल की जब हम बात करते हैं, जो खास करके जो हमारे जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी पे हम कैसे उसको बढ़ावा, उसको विकसित करें, कृषिकरण पे हमें कैसे उसको बढ़ाएं, क्योंकि रोजगार का जो सीधा संबंध है कि हम यहाँ के जो लोग हैं, जब तक यहाँ के लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ जो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, यहाँ पे उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब आदमी उसका खर्च करेगा तभी होगा, तभी आमदनी होगी। तो हर्बल स्टेट का जो कंसेप्ट था, उसमें आज भी ज़रूरत है कि जो हमारे जो उत्तराखंड के जो खास करके उच्च हिमालय जो जनपद हैं, उनमें जड़ी बूटी खेती पे विशेष जोर दिया जाना चाहिए। जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है, जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, उस पारंपरिक ज्ञान की जो हमारी धरोहर है, उसको कैसे सजोएं, कैसे डॉक्यूमेंट करें, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, इस पे जोर देना चाहिए। और जैसे कि एजुकेशन पे भी सरकार ने जो खर्च करने की बात की है कि 9450 करोड़, हम समझते हैं कि उत्तराखंड, चाहे हमारे मसूरी है, नैनीताल है, देहरादून है, ये ऑल पहले से ही हमारे एजुकेशन पब्लिक स्कूल्स के बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, लेकिन हम इसको एक एजुकेशन हब के रूप में इसको कैसे और विकसित करें, कैसे हम क्वालिटेटिव एजुकेशन दें, कैसे हम और ऐसे जो सेंटर्स हैं कैसे हम डेवलप कर रहे हैं, खास करके हमें जो ट्रेनिंग सेंटर्स और किस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं। तीसरी बात जो इसमें मैं आज, जैसे कि विनय, मेरा इसी को लेकर के सवाल है, जैसा कि MM सीमवाल जी बता रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम, हम व्यय की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम कहां से आएगा? क्योंकि हमारे प्रदेश में खनन, विनय आपको मेरी आवाज आ रही है? खनन और शराब, ये ही आय के प्रमुख स्रोत हैं। क्या त्रिवेंद्र सरकार ने अपने बजट में सोर्स ऑफ इनकम का भी जिक्र किया है कि हम सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाएं? क्योंकि सरकार पर लगातार जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है, ब्याज जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ब्याज कम करने के लिए, कर्ज को कम करने के लिए, राजकोष है उसको राहत देने के लिए सोर्स ऑफ इनकम को बजट में क्या शामिल किया गया है? क्या क्या चीज़ें हैं? पर्यटन है, शिक्षा है, तमाम चीज़ें हैं। तो उसको लेकर के क्या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट में कुछ चीज़ें जोड़ी हैं? जी विनय।
हमारे यहाँ तो रिलीजियस टूरिज्म है, इस पे हमारी सरकारों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात हो रही है, उसके लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं और ख़ास करके जैसे कि अभी सरकार ने जो स्किल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट लाई थी, उस कंसेप्ट को और मजबूती के साथ विकसित करने छोटे-छोटे सेंटर हम बनाएँ और उसको करें। स्किल डेवलपमेंट हम पे जोर देना पड़ेगा। उसके उसके अलावा हमें ख़ास करके जो बात करनी पड़ेगी, हमारे यहाँ पे जो हमारे जो कोल्ड स्टोरेज हैं, उनको हम डेवलप कर सकते हैं। यहाँ के जो उत्पाद हैं, यहाँ के उत्पाद देखिए, यहाँ के चाहे वो आलू है, चाहे यहाँ का राजमा है, यहाँ के जितने भी ऑर्गेनिक जो उत्पाद हैं, लोकल उत्पाद हैं, उनको उनकी ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है। उनको एक चाहे हम केवल अब देवभूमि तो हमारे हिमाचल भी देवभूमि कह रहा है, हर हम क्यों नहीं उनको केदार के नाम से या नंदा के नाम से उनको उन 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 उत्पादों उसका ब्रांडिंग करें। तो इस तरह से हम जो रोज़गार युवाओं को रोज़गार भी मुहैया कराएँ और राजस्व को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। सर, एक एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, महिलाओं, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो महिलाओं पे बहुत, हमारे यहाँ महिलाओं की बहुत इज्जत की जाती है, महिलाओं को बहुत अब इनको रोज़गार से किस प्रकार से हम लोग जोड़ें जिससे कि गांव-गांव तक इन महिलाओं तो को किसी तकनीकी वजह से जो है हमारे जो संपर्क है हमारे सहयोगी सवाल है विनय से महिलाओं को कट देखिए, गया है। हमारे जी यहाँ पे विनय एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं, हमारे पास 13% है और ख़ास करके अगर हम पहाड़ी ज़िलों में देखें तो हमारे पास लगभग 4% एग्रीकल्चर लैंड है। हमको तो कुछ ना कुछ इनके जो महिलाओं के लिए कुछ ट्रेनिंग इस तरह के देने पड़ेंगे। उनको जो अभी सरकार के जो स्कीम्स हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, इस तरह के हमको उनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा। ख़ास करके आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ इतने केदार, बद्रीनाथ, चारों धाम हैं, हम फ्लोरिकल्चर पे हमको बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ आज भी बद्रीनाथ और केदारनाथ में हम जो उस तरह की जो आर्टिफ़िशियल मालाएँ, आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स हम चढ़ाते हैं, क्यों नहीं हम उसको डेवलप कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएँ हैं, उनको हमें वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। ख़ासकर यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है हमारे प्रदेश में, वो दिक्कत आ रही है कि नीतियाँ तो हैं, लेकिन वो नीतियों को कैसे एग्ज़ीक्यूट करें। यहाँ जो पूरा जो ब्यूरोक्रेसी का जो सेटअप है, उसको बदलना पड़ेगा। वो जो लाल फीताशाही है, उसको बदलने की आवश्यकता है। इसमें पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। हमारे हमारे जो हमारी कार्य संस्कृति है, उसको बदलने की आवश्यकता है। तभी तभी जा कर के जो महिला की आमदनी होगी, वो बढ़ेगी। तो हमारे यहाँ हम ये भी देख रहे हैं, केंद्र की सबसे बड़ी योजना यहाँ पे चल रही है, कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन यहाँ पे चलाई जा रही है, साथ साथ ऑल वेदर रोड का काम भी यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन हम इसमें कई बार ये भी देखते हैं कि इसमें कई बार पर्यावरण को लेके भी काफ़ी चीज़ें बोली जाती हैं कि पहले हमें पर्यावरण को देखना चाहिए, उसके बाद इन सब कार्यों को करना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? हाँ, निश्चित रूप से हमारा जो प्रदेश है बहुत सेंसिटिव है, पर्यावरण के उससे भी सेंसिटिव है। हमारे अर्थक्वेक और तमाम लैंडस्लाइड भी सबसे ज़्यादा होते हैं, अब बहुत सारी घटनाएँ होती हैं। इन आपदाओं से हमें सीख लेनी होगी। हमें यहाँ का जो पर्यावरण और जो यहाँ की इकोलॉजी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही यहाँ डेवलपमेंट करना होगा। ख़ास करके हायर हिमालय में तो हमें बहुत सोचना होगा, ख़ास करके जो हमारे तमाम जो हम इतने बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। आप ये देखें कि हमारे यहाँ इतने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है न्यायालय में लंबित भी हैं। लेकिन हमें इस बारे में